कैसे हो बच्चों। मैं सी अमिताभ मुखर्जी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गाइडेंस सिरापुर दी वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल 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 फ्रेश नया चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप अकाउंट्स का। ठीक है, चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और आईएससी वालों के लिए इस चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो आईएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है कि सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक पे फोकस करना है, और सीबीएसई वालों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के साथ साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे भी फोकस करना है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो आईएससी वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले टॉपिक को इस चैप्टर में टच करेंगे, और सीबीएसई वाले इस पूरे चैप्टर के पूरे जितने भी फैक्ट्स है सबको टच करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो करेंगे ही, साथ में वो ये भी करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो आईएससी वालों के लिए चैप्टर बहुत आसान है, क्योंकि एक ही टॉपिक आपको टच करना है, और सीबीएसई वालों के लिए थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि एक से ज्यादा टॉपिक्स आपको टच करना है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना बच्चों, ये घूमता है गुडविल के चारों तरफ। गुडविल के बारे में आपको समझाया गया है इस चैप्टर में कि गुडविल होता क्या है, गुडविल का वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, दिखता नहीं है, कितना भी कोशिश कर लो वो दिखेगा नहीं, लेकिन काम वो बड़ा मैजिकल करता है। वो आपको काफी मदद करता है प्रॉफिट अर्निंग करने में, लेकिन बेचारा दिखता नहीं है, फील कर सकते हो आप उसको। रेपुटेशन ही तो गुडविल है। दूसरी बात है कि गुडविल का वैल्यू जो कहा गया है इस चैप्टर में कि आप गुडविल का वैल्यू निकालो, तो क्यों निकालो, कब निकालो, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये सारी बातें आप इस चैप्टर में सीखेंगे। और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आप सीख जाओगे तो बहुत आसानी से इसमें मार्क्स बोर्ड्स में आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। तो मैंने कहा कि सीबीएसई वालों के लिए इस चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और आईएससी वालों के लिए इस चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, यही फर्क है। आईएससी वालों को सिर्फ एक ही टॉपिक इस चैप्टर में टच करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और सीबीएसई वालों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो पढ़ना ही है, साथ में कुछ और टॉपिक्स भी ऐड कर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि गुडविल का मतलब होता क्या है, गुडविल का क्या मतलब होता है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, एक बार वो देख लेते हैं, एक आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग गुडविल की बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज तो इसमें हम लोग को पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, कि गुडविल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। दूसरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब फर्म अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करता है, ठीक है, मान लो आज 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो है 3:2:1। कल इन्होंने एग्रीमेंट करके उसको इक्वल रेशियो बना दिया 1:1:1। तो ऐसे केस में गुडविल का क्या स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, क्या स्पेशल जर्नल एंट्री होता है, ये हमें पढ़ना है। और ये किसको पढ़ना है, ये सीबीएसई वाले को पढ़ना है, आईएससी वाले को नहीं पढ़ना है। ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला टॉपिक है, ये आईएससी वाले भी पढ़ेंगे और
सीबीएसई वाले भी पढ़ेंगे। तो आईएससी वाले के लिए कंपैरेटिवली ये चैप्टर आसान है। तीसरे नंबर पे आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओनली फॉर सीबीएसई गाइस। ठीक है, कि जब 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 आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा तो उस वक्त आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में क्या क्या आता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में आता है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह वगैरह। इनका आप क्या जर्नल एंट्रीज करोगे? तो अगर इतने सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से पकड़ लेंगे ना, तो बहुत इजी भी है, तो आसानी से इस चैप्टर से आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बस इतना ही तो करना है। गुडविल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगा, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट होगा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगा। बस यही 3 टॉपिक हम लोग इसमें डील करेंगे, कुछ खास है नहीं बच्चों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और जैसा कि मैंने लिखा, ये बोथ आईएससी और सीबीएसई दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले एक अकाउंटेंसी स्टूडेंट को ये जानना बहुत जरूरी होता है कि गुडविल होता क्या है। तो बाबू बहुत सिंपल है। गुडविल जो है ना, देखो गुडविल जो है ये एक रेपुटेशन है, जो कि आपको एनेबल करती है, क्या एनेबल करती है? टू अर्न प्रॉफिट मोर देन दी अदर्स। बहुत ध्यान से समझना। गुडविल एक ऐसा एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, एक ऐसा रेपुटेशन है जो कि आप अगर उसको अर्न करते हो, उस रेपुटेशन को अगर अर्न करते हो, तो वो आपको एनेबल करती है टू अर्न प्रॉफिट मोर देन दी अदर्स। आप दूसरों से फिर ज्यादा प्रॉफिट कमाने की क्षमता बना लेते हो। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। लेट अस से ए, बी एंड सी, दीज आर द 3 ओनर्स ऑफ, ये तीन लोग हैं और तीनों का सेम नेचर ऑफ बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है। लेट अस से ज्वेलरी का बिजनेस है। ए का भी ज्वेलरी शॉप है, बी का भी ज्वेलरी शॉप है, सी का भी ज्वेलरी शॉप है। इनका नेचर ऑफ बिजनेस बिल्कुल सेम है, इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल सेम है। मान के चलो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल सेम है। तीनों ने 1-1 करोड़ रुपया बिजनेस में लगा दिया। ए ने भी 1 करोड़ लगाया, बी ने भी 1 करोड़ लगाया, सी ने भी 1 करोड़ रुपया लगा दिया। लेकिन साल के अंत में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमने देखा कि ए का प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपया, बी का भी प्रॉफिट हो गया 10 लाख रुपया, लेकिन सी का जस्ट डबल प्रॉफिट हो गया 20 लाख रुपया। तो ऐसा क्या हो गया कि तीनों ने सेम अमाउंट लगा दिया बिजनेस में, सेम नेचर ऑफ बिजनेस है, लेकिन एक ओनर ज्यादा कमा रहा है देन दी अदर ओनर्स। तो दिस कैन हैपन ओनली ड्यू टू योर गुडविल इन द मार्केट। आपका जो रेपुटेशन है मार्केट में, उसके वजह से आप दूसरों से ज्यादा कमाने के लायक बनते हो। तो इसी को तो गुडविल कहते हैं, है ना। तो गुडविल का मतलब हो गया ऐसा रेपुटेशन विच एनेबल्स यू, जो आपको एनेबल करती है टू अर्न प्रॉफिट मोर देन द अदर्स। और मोर देन द अदर्स ये जो टर्म है, जो लोग कमा रहे हैं, दूसरे लोग जो कमा रहे हैं, जैसे मेरे एग्जांपल में ए 10 लाख कमा रहा है, बी भी 10 लाख कमा रहा है, तो इस प्रॉफिट को हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। तो गुडविल को अगर डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? गुडविल इज द रेपुटेशन विच एनेबल्स टू अर्न प्रॉफिट मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। मोर देन दी नॉर्मल प्रॉफिट। फिर से रिपीट करता हूं, गुडविल इज द रेपुटेशन विच एनेबल्स यू टू अर्न प्रॉफिट मोर देन दी नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या है?
जो दूसरे लोग कमा रहे हैं, जो दूसरे लोग कमा रहे हैं, यानी ए और बी जो कमा रहा है उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे, और इस प्रॉफिट से ज्यादा अगर तुम कमा रहे हो तो दैट इज गुडविल। आप जो कमा रहे हो दैट वो किस वजह से कमा रहे हो? ड्यू टू गुडविल। बात आ गई समझ में? अब एक चीज और बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो ध्यान देना, ये दोनों 10 लाख कमा रहा है, इसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। ये कमा रहा है 20 लाख, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा कमा रहे हो? ये जो सी है अपने गुडविल की वजह से कितना ज्यादा कमा रहा है? कितना ज्यादा कमा रहा है? अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो, फटाफट बताओ। ये 20 लाख कमा रहा है और नॉर्मल प्रॉफिट है 10 लाख, माइनस कर दो तो कितना ज्यादा कमा रहा है? 10 लाख रुपया ज्यादा कमा रहा है। किसकी वजह से ज्यादा कमा रहा है? गुडविल की वजह से ज्यादा कमा रहा है। और इस 10 लाख रुपए को, इस 10 लाख रुपए को हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? तो अगर आप, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि अगर आप मार्केट में सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो, अगर आप मार्केट में सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो तो ये समझा जाएगा कि आप क्या कमा रहे हो। ये आप क्यों कमा रहे हो? ड्यू टू योर गुडविल। अगर आप मार्केट में सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो तो ये क्यों कमा रहे हो? ओनली ड्यू टू गुडविल। आ गई बात समझ में? ठीक है। और सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट यानी अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा हो तो आप समझा जाएगा कि आप सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो। एंड वेन एवर ए पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन अर्न सुपर प्रॉफिट, इट इज सेड दैट इट पोजेस गुडविल। उसके पास गुडविल है और गुडविल उसको मदद कर रही है सुपर प्रॉफिट कमाने में। तो होपफुली गुडविल का जो बेसिक चीज है वो आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करेंगे गुडविल की कुछ और चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल को हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? गुडविल को हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? दो तरीके से हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो, एक होता है परचेज्ड गुडविल, एक होता है परचेज्ड गुडविल, ठीक है, और एक होता है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल का मतलब होता है ऐसा गुडविल जो आप काफी सालों से मेहनत कर रहे हो और मेहनत करके आप इस गुडविल को कमा रहे हो। खूब मेहनत कर रहे हो, आप अपने बिजनेस में एक्सपर्ट बन गए हो, कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है, कस्टमर दूसरे कस्टमर को भी खींच के आपके दुकान में ला रहे हैं। इसका मतलब आप धीरे धीरे अपनी मेहनत से अपने दुकान की, अपने बिजनेस की गुडविल को क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। तो ऐसे गुडविल को हम लोग सेल्फ जेनरेटेड गुडविल कहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि सेल्फ जेनरेटेड गुडविल का कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। यह आपकी क्वालिटी है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, इसकी वैल्यू निकालना बड़ा कठिन काम होता है। इसलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल, चूंकि इसका वैल्यूएशन असंभव होता है, तो इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं। अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया मैंने, क्या बताया? चलो इसको लिखते हैं यहाँ पे स्टार मार्क करके मैं लिख देता हूं। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल is not recorded in the books। उसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जब हम परचेज्ड गुडविल की बात करते हैं बच्चों, देखो यहां परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल का मतलब होता है बाबू, बहुत ध्यान से समझना, मैं एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूं। सपोज करो एक कंपनी है ए लिमिटेड, सपोज करो एक कंपनी है ए लिमिटेड,
और जो दूसरा कंपनी है हमारा वो है बी लिमिटेड, वो है बी लिमिटेड, दूसरा कंपनी है बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के पास नेट एसेट्स, बाबू नेट एसेट्स क्या होता है? नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक से समझना। बी लिमिटेड के पास जो नेट एसेट्स है यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज वो 10 लाख रुपए का है। वो कितने का है? 10 लाख रुपीस का। अब ए लिमिटेड क्या कर रहा है? बी लिमिटेड को खरीद रहा है, बाई कर रहा है। ए लिमिटेड बाइंग बी लिमिटेड, ए लिमिटेड बाइंग बी लिमिटेड। और बी लिमिटेड के पास नेट एसेट्स कितने का है? 10 लाख। तो भाई बी लिमिटेड का वैल्यू कितना होना चाहिए? 10 लाख होना चाहिए। हाँ सर होना चाहिए। लेकिन बी लिमिटेड ए लिमिटेड से मांग रहा है 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख रुपीस मांग रहा है। ए ने कहा भैया ऐसा क्यों? आपका नेट एसेट तो 10 लाख का है, आप मेरे से 15 लाख क्यों मांग रहे हैं? तो बी लिमिटेड ने कहा भैया ये हमारा जो नेट एसेट है ना इसके अलावे भी मेरे पास एक ऐसा एसेट है जो आपको जब आप मेरे बिजनेस को खरीदेंगे ना तो आपको उसका फायदा मिल जाएगा। तो ए लिमिटेड ने कहा ऐसा कौन सा एसेट है? तो बी ने कहा इतने दिनों का गुडविल है, लोग हमें जान गए हैं, इस गुडविल को बनाने में हमने मेहनत किया है। आप तो आएंगे गद्दी में बैठेंगे, कस्टमर तो दुकान को जानता है, वो आते रहेंगे, सामान यहां से लेते रहेंगे, तो उस गुडविल का पैसा तो आपको देना पड़ेगा, उस गुडविल का पैसा तो आपको देना पड़ेगा। तो इन्हें कहा कितना देना पड़ेगा? तो बी ने कहा 10 लाख प्लस गुडविल का लूंगा 5 लाख, यानी टोटल हो गया 15 लाख रुपया, 15 लाख रुपीस आप मेरे को दे दो। तो ये जो ए लिमिटेड ने खरीदा बी को 15 लाख में, इसमें 5 लाख उसने एक्स्ट्रा गुडविल का दिया, एक्स्ट्रा गुडविल का दिया, और उसे कहते हैं परचेज गुडविल। कितने का हो गया? मेरे एग्जांपल में 5 लाख रुपए का हो गया, इसे कहते हैं परचेज गुडविल। एंड परचेज गुडविल जैसे मैंने कहा था सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, परचेज गुडविल is recorded in the books, is recorded in the books। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मजाक में मत लीजिए, बहुत ध्यान से। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है उसका वैल्यूएशन निकालना कठिन है, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। परचेज गुडविल के लिए हम पैसे देते हैं, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार इसे रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। तो आप अगर कभी भी बैलेंस शीट में गुडविल देखोगे किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का, किसी भी पार्टनरशिप फर्म का, तो आप समझ जाओगे कि वो कौन सा गुडविल है, वो परचेज गुडविल है, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं। बात आ गई समझ में? अब हम लोग सीखेंगे कि गुडविल का वैल्यू निकालना कब कब जरूरी होता है। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, कब कब हमें गुडविल का वैल्यू निकालना जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर वन इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तो वैसे केस में आप गुडविल का वैल्यू निकालते हो। नंबर 2, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है ना बच्चों, इसको सीखो, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो उस नए पार्टनर को पुराने पार्टनर्स कहते हैं कि भाई तुम्हें 2 पैसे लाने हैं, एक तो कैपिटल का पैसा दोगे और एक आप फर्म के गुडविल का पैसा दोगे, क्योंकि इस गुडविल को बनाने में पुराने पार्टनर्स ने मेहनत किया है। तो जब नया पार्टनर आएगा फर्म में तो उसे डायरेक्ट उसका एडवांटेज मिलेगा, इसलिए पुराने पार्टनर्स
नए पार्टनर से कहते हैं कि आप कैपिटल के साथ साथ गुडविल का भी पैसा दो, तो नया पार्टनर कहता है भाई साहब कितना दूं, कितना है आपका गुडविल ये तो बताइए। तब पुराना पार्टनर्स जो है वो गुडविल का वैल्यू निकालना पड़ता है उनको। तो इसलिए मैंने लिखा इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब न कोई नया पार्टनर आता है तो फर्म अपना गुडविल का वैल्यू निकालता है। ठीक है, दो केसेस हमने देखा। तीसरा, इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की मौत हो जाती है या फिर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर कर जाता है, तो जब वो फर्म छोड़ के जाता है तो उसे गुडविल का वैल्यू देना पड़ता है। वो अपना कैपिटल तो लेके जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का हिस्सा लेके जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको देना पड़ता है। साथ में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है गुडविल बनाने में, उस गुडविल में इनका जो हिस्सा है वो हिस्सा इनको देना पड़ता है। उसके लिए फर्म को पहले गुडविल का वैल्यू निकालना पड़ता है और फिर गुडविल का वैल्यू निकाल के इनका जो हिस्सा है वो इनको हम दे करके हाथ जोड़ के विदा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नंबर 4, इन केस ऑफ सेल ऑफ ए बिजनेस। अगर हमें अपना बिजनेस को बेचना है, अभी अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ए और बी की कहानी सुना रहा था, वही सेम चीज है। बी अपना जो बिजनेस बेच रहा था उसका नेट एसेट्स 10 लाख का था, साथ में वो 5 लाख अपने गुडविल का भी ए से चार्ज कर रहा था। तो वो जो 5 लाख है अपने गुडविल का, उसका वैल्यू उसको निकालना पड़ता है। तो जब भी आप अपना बिजनेस बेचोगे तो आपको अपना गुडविल का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और वही चीज अभी हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। और सबसे अंत में है इन केस ऑफ एमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स और कंपनीज, यानी जब दो कंपनी एक साथ मिल जाए, जब दो कंपनी या दो फर्म एक साथ मिल जाता है उसको एमलगमेशन बोलते हैं, मर्जर बोलते हैं। उस वक्त भी हमें दोनों कंपनियों के गुडविल का हिसाब किताब करना पड़ता है। तो ये 5 सिचुएशंस आपको याद रखना होगा जब हमें गुडविल का वैल्यू निकालना पड़ता है। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, इन केस ऑफ सेल ऑफ ए बिजनेस, और इन केस ऑफ एमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स। इज एज सिंपल एज दैट। अब बाबू लोग आप आओगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैसे आखिर हम गुडविल का वैल्यू निकालेंगे। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चलो देखो बाबू लोग, देखो ध्यान से, है ना, कि कौन कौन सा मेथड है जिस मेथड से हम लोग गुडविल का वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहला जो मेथड हम लोग पढ़ेंगे वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। दिस इज द सेकेंड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तीसरे नंबर पे आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये 3 अलग अलग नाम, अलग अलग मेथड है। सबसे पहला मेथड जो इसमें से हम लोग पढ़ेंगे वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम सीखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाला जाता है। देखो, तीनों मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तुमको तीनों को सेम वेटेज देना है, तीनों को, ऐसा नहीं कि इसमें से कोई इंपॉर्टेंट है कोई लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, आप देखो उससे हम गुडविल कैसे निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड,
एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू हो जाता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years of purchase, number of years of purchase, average profit into number of years of purchase. सर number of years of purchase का क्या मतलब होता है? तो बाबू ऐसा है, सबसे पहला बात कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज वो हमेशा तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन रहेगा, सोचना ही नहीं, इट विल ऑलवेज बी गिवन इन योर क्वेश्चन। पर वो होता क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है number of years taken to generate goodwill, यानी कितना समय, कितना साल लग गया गुडविल को जनरेट करने में, ये होता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। आई रिपीट, कितना साल लग गया गुडविल जनरेट करने में, इसे कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। और ये तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में ना हमेशा गिवन रहेगा, इसके लिए बॉदर्ड नहीं रहना है। हमें बॉदर्ड रहना है एवरेज प्रॉफिट के लिए। बाबू नॉर्मली क्या होता है एवरेज प्रॉफिट? मान लो सपोज करो ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, और तीनों साल का प्रॉफिट गिवन है 3000, 4000 एंड 2000। लेट अस से ये 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, तो इसका एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे? इन तीनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये 4 2 6 3 9, ये 9000 आ गया, इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो ये आ गया एवरेज प्रॉफिट, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट 3000। और नंबर ऑफ इयर्स परचेज तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मान लो दिया है 4, तो 3000 इंटू 4, 12000 विल बी योर वैल्यू ऑफ गुडविल, 12000 विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। यही तो है कहानी, कितना सिंपल है। थोड़ा सा इसमें एक चीज ये करना है कि ये जो प्रॉफिट्स गिवन रहेगा ना हर साल का 3000, 4000, 2000, ये जो प्रॉफिट्स गिवन रहेगा, इसमें कभी कभार कुछ एडजस्टमेंट्स करना होता है। क्या करना होता है? इसको टर्म को याद रखोगे, एडजस्टमेंट्स करना होता है। क्या होता है एडजस्टमेंट्स? एडजस्टमेंट्स में दो चीजें आ सकती है। पहला, कोई एरर, ठीक है। एरर का मतलब कि मान लो जब मैं ये 3000 कैलकुलेट कर रहा था तो अकाउंटेंट से कुछ गलतियां हो गई, उसे सुधार करके फिर से प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आपको। मान लो फिर से समझाता हूं, ये 3000 जो प्रॉफिट गिवन रहेगा, क्वेश्चन में दे देगा कि जब ये प्रॉफिट निकाल रहा था अकाउंटेंट तो उससे कुछ गलतियां हो गई, उन गलतियों को सुधार करके आपको दोबारा फिर उस प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक एडजस्टमेंट दे सकता है कि कुछ एरर देगा, उसको रेक्टिफाई करके आपको निकालना पड़ेगा। और दूसरा, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। तो गुडविल जब आप वैल्यूएशन करोगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि गुडविल के वैल्यूएशन करते वक्त इस प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल आइटम्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मल आइटम्स यानी दो चीज आता है उसमें, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस हो गया लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। एबनॉर्मल गेन हो गया गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये सब हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब एबनॉर्मल गेन हो गया। तो अगर इन सब को ले करके, इन सब को इंक्लूड करके अगर मैंने ये प्रॉफिट निकाला था, तो अब हमें इस प्रॉफिट में से इनको एक्सक्लूड कर देना है, इनको बाहर कर देना है। बात समझ गए? बात समझ कैसे एक्सक्लूड करना, उसका फॉर्मूला है, मैं अभी बताऊंगा। और तीसरे नंबर पे कहता है कि आप यहां पे कंसीडर करेंगे फ्यूचर एक्सपेंसेस। फ्यूचर एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसा खर्च जब हम इस प्रॉफिट को निकाल रहे थे तो उसको हमने लिया ही नहीं था, लेकिन फ्यूचर में वो खर्च आने वाला है, तो उसे मुझे इस प्रॉफिट में से अब माइनस करना पड़ेगा, उसे फ्यूचर एक्सपेंस कहते हैं।
पहले नहीं हो रहा था, अब वो होने लगेगा। तो इस वजह से इस प्रॉफिट में से उसको अभी हमें घटाना पड़ेगा। और जब इतना सारा एडजस्टमेंट्स हम कर लेंगे तो ये जो गिवन प्रॉफिट है इसको एडजस्टेड प्रॉफिट कहा जाएगा। और फिर एडजस्टेड प्रॉफिट का आपको इस तरह से एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एडजस्टेड प्रॉफिट आपको हर एक साल के प्रॉफिट का करना पड़ेगा। कैसे निकालोगे देखो, ध्यान देना। तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं एडजस्टेड प्रॉफिट का। एडजस्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू गिवन प्रॉफिट यानी ये जो प्रॉफिट गिवन है इसके साथ प्लस करेंगे एबनॉर्मल लॉस। अगर एबनॉर्मल लॉस उसमें इंक्लूड किया गया था तो एबनॉर्मल लॉस को अब प्लस कर देंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस से वो प्रॉफिट क्या हुआ था, वो कम हो गया था। लॉस से प्रॉफिट कम हो जाता है, उसको दोबारा जोड़ देंगे। एबनॉर्मल लॉस दिया रहेगा तो जोड़ देना, और एबनॉर्मल गेन रहेगा तो माइनस कर देना है। एबनॉर्मल गेन रहेगा तो उसको माइनस कर देना है, क्योंकि एबनॉर्मल गेन से ये प्रॉफिट क्या हो गया था, बढ़ गया था। अब उसको घटा देना है एबनॉर्मल गेन। और फिर यहां से माइनस करोगे फ्यूचर एक्सपेंसेस को यहां से माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। इस तरह से हर एक साल का एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है और फिर उसका एवरेज निकालना है, और एवरेज निकाल के उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको मिल जाएगा गुडविल। होपफुली ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब आपको मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इससे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। बच्चों ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, देखो क्या गिवन है। द गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years. The profit of the last 5 years were 1819, 1920, 2021, 2122 और 2223। ये पांचों साल का प्रॉफिट गिवन है और तुमसे कह रहा है कि आप गुडविल का वैल्यू निकालिए, और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज गिवन है 4। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। 5 साल का प्रॉफिट गिवन है। और एक चीज क्वेश्चन में देखो ध्यान से तुम लोग कि 21 और 22 की अगर मैं बात करूं, या फिर 2021 में 4,50,000 है गिवन प्रॉफिट, उसमें एबनॉर्मल गेन है 50,000। तो अभी मैंने फॉर्मूला में बताया था एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देना है। और 21-22 का जो प्रॉफिट है 3,50,000, उसमें एबनॉर्मल लॉस है 90,000, तो उसको प्लस कर देना है। और एक चीज और ध्यान रखना, 2019-20 में प्रॉफिट के बजाय लॉस गिवन है, ब्रैकेट में लिखा है, मतलब वो हमारा लॉस है। तो आओ इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट पहले आपको निकालना है। तो इसमें सबसे पहला साल है 1819, तो मैं यहां पे लिखता हूं 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 21, 21, 22 और फिर 2022, 23। तो हमारे पास पहले लिख लेता हूं कि गिवन प्रॉफिट कितना कितना है। तो पहला है 2 लाख, 2 lakhs का प्रॉफिट है। इसमें है 3 lakhs, लॉस है, ब्रैकेट है मतलब लॉस है। फिर है 4,50,000। देन इसके बाद 21-22 में है 3,50,000, और बाबू फिर है 2,60,000। अब इसमें से एबनॉर्मल गेन था 2020-21 में 50,000 का, उसको मैं यहां से माइनस कर रहा हूं। और ठीक उसके अगले साल देखो एबनॉर्मल लॉस है, कितने का है, 90,000 का। तो समझ पा रहे हो ना कि एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो उसको गिवन प्रॉफिट के साथ ऐड कर देंगे, एबनॉर्मल गेन रहेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, बाकी और कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, ना फ्यूचर एक्सपेंसेस है ना नथिंग है। तो इसका टोटल मैं कर लेता हूं, यहाँ पे आ गया इसका 2 lakhs, ये उतना ही रह गया, माइनस 3 lakhs, ये आ गया आपका 4 lakhs, और ये आ गया 4,40,000,
और बाबू ये आ गया आपका 2,60,000। अब मैं यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल लूंगा। ठीक है, कैसे निकालूंगा? तो हमारे पास 1 2 3 4 5 साल का प्रॉफिट है, तो इन सब को जोड़ दो। तो ये 2 लाख है, ये माइनस में है तो इसको माइनस कर देना है। 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4,40,000 प्लस 2,60,000। अब जितना भी नंबर ऑफ ईयर्स होगा उतने से इसको डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। अब देखो कितना आ रहा है, -1 3 7 40 10 लाख, 10 लाख आ रहा है। सबको जोड़ लिया मैंने, बीच में -3 लाख था उसको घटा दिया, डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, तो ये आ गया आपका 2 लाख। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। बच्चों समझ में आया? यस सर समझ गए। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे गुडविल निकाल लेना है। सो गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लाख इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। आप देख लो क्वेश्चन में गिवन है 4 इयर्स परचेज, उसको ध्यान से देखना 4, तो ये आपका आंसर आ गया 8 लाख। होपफुली आपको समझ आ गया। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं क्लास में, डोंट वरी बच्चों। तो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है, आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, इसको बार बार पढ़ो। ठीक है, और फिर क्वेश्चंस बनाने में आपको बहुत मजा आएगा। तो अगले क्लास में हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही बहुत इंपॉर्टेंट सम्स बनाने वाले हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।